प्रलय सर, हाय, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सीएसबी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आप लोगों की स्क्रीन्स पे एक ग्रिड बना के भेजा था डायरेक्टर साहब, वो दिखाइएगा। साल दर साल, क्यू ऑन क्यू, दोनों पैमानों पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दी हैं। एनआईआई के फंड पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, अदरवाइज ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था। डिपॉजिट एडवांसेस का मोबिलाइजेशन भी बढ़िया रहा है। डिसअपॉइंटमेंट एनआईआई का था, डिसअपॉइंटमेंट एनआईएम्स का था। मैं आऊंगा, उन सब पे आऊंगा, पर हाँ, मोमेंटम डिपॉजिट एडवांसेस का स्ट्रॉन्ग। प्रलय सर, डिसेंट सेट। लास्ट क्वार्टर अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूं, क्योंकि आपके आने से पहले मैं अपना वो रिसर्च स्लग देख रहा था, तो इफ आई रिमेंबर करेक्टली और वो सही लिखा था, तो रिटेल लोन के मिक्स ने पिछले क्वार्टर मतलब Q3 में ग्रोथ को ड्राइव करा था। गोल्ड और कॉर्पोरेट लोन्स मॉडरेट होते हुए नजर आए थे। इस बार मोमेंटम थ्रस्ट किस पॉकेट ने जनरेट करा प्रलय सर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। सही है जो आप बोल रहे हैं कि इस क्वार्टर में हम लोगों का मोमेंटम प्राइमरीली होलसेल में आया है, क्योंकि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो होलसेल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है और एसएमई में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ऑफ कोर्स ऑल सेगमेंट्स हैव डन वेल। और आप जो एनआईआई का जो बात कर रहे थे, उसी में क्या हुआ है कि लास्ट क्वार्टर में लिक्विडिटी का काफ़ी प्रेशर था सिस्टम के ऊपर, तो हम लोग को थोड़ा सा हाई कॉस्ट डिपॉजिट लेना पड़ा, लेकिन हम लोग शॉर्ट टर्म लिया है क्योंकि वो फ्लो वन नहीं हो जाए नेक्स्ट ईयर के लॉन्ग टर्म के लिए। और हम लोग का थोड़ा एफसीआई बोरोइंग्स भी था, उसके हेजिंग कॉस्ट भी आ गया था एक्स्ट्रा, क्योंकि वो ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी था, दोनों मिलके थोड़ा सा एनआईआई के ऊपर लास्ट क्वार्टर में प्रेशर आया था। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट है कि एज वी गोइंग टू द नेक्स्ट ईयर हमारा नीम और एनआईआई दोनों इंप्रूव करेगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंटरेस्ट रेट्स विल स्टार्ट कमिंग डाउन। और वो जो लिंक्ड पोर्टफोलियो रहता है, ईबीएलआर और ऑल दैट पोर्टफोलियो, इन स्पाइट ऑफ देयर इंटरेस्ट रेट विल कम डाउन। हमारा पोर्टफोलियो ओवरऑल नीम और एनआईआई इंप्रूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो बरकरार रहेगा। सब पे आऊंगा। तो आप कह रहे हो इस बार मोमेंटम होलसेल ने और एसएमई ने सीक्वेंशियली ड्राइव करा। एनआई क्यों प्रेशर में आया? क्योंकि लिक्विडिटी रिलेटेड इश्यूज थे, तो हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स मोबिलाइज करने पड़े। वो लकीली शॉर्ट टर्म के मोबिलाइज करें, और हेजिंग के चलते एनआईएस में दबाव था। तो ये अदर रेवेन्यूज के थ्रू जो मोबिलाइजेशन करा था शॉर्ट टर्म, मतलब ये रिकरिंग पेन रहे, क्योंकि ये आप सही कह रहे हो, ब्याज दरें घटने के सिलसिले की शुरुआत भी हो गई है। थोड़ा सा तो इमीडिएट टर्म पे एनआईएम्स पे उसका प्रेशर होगा। ये जो हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स आपने मोबिलाइज करे थे, ये क्या सब्सिक्वेंट क्वार्टर में भी इसी तरह से एनआईएस पे इंपैक्ट करते हुए नजर आएंगे सर? देखिए हर्ष जी, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये नीम बॉटम आउट कर चुका है हम लोग डिसिसिवली, और एनआईआई आल्सो विल ग्रो फ्रॉम हियर। क्योंकि हम लोग क्या लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ के ऊपर फोकस था, क्योंकि हम लोग को पता था होलसेल में अच्छा ग्रोथ आने वाला है। हम लोग अच्छा खासा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कर लिया था, एफसीआई बोरिंग्स मोबिलाइजेशन कर लिया था। लेकिन वो एसेट वाला बिजनेस आने में थोड़ा सा लेट हो गया, एंड ऑफ द क्वार्टर में आया, इसलिए हम लोग एक्सेस फंडिंग में थोड़ा सा बैठा था। वो क्या हुआ, वो ट्रेजरी ने उसको ट्रेडिंग इनकम करके हमारा फी इनकम बढ़ा दिया, ट्रेजरी इनकम बढ़ा दिया एज अ ट्रेडिंग इनकम, लेकिन वो निम में नहीं आया। तो ओवरऑल आरओए बेसिस में हम लोग का ठीक रहा, लेकिन going प्रलय ahead, I सर, think हाँ, अभी we will not have extra kind of a liquidity at this point of time because we don't need it. मार्केट का लिक्विडिटी सुधार हो चुका है, तो इसलिए अभी मोर कंसिस्टेंट रहेगा। हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि हमारा नीम और एनआईआई फ्रॉम हियर ऑन विल ओनली इम्प्रूव। क्योंकि आप अपन की बार एनआईएम्स की चर्चा हो रही है, इस क्वार्टर में सीक्वेंशली 36 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन था। और एनआईएम्स का एक ट्रेंड लिखिएगा स्क्रीन पे। हर क्वार्टर में एनआईएम्स कहाँ, पिछले साल इसी क्वार्टर Q4 में 5% प्लस के रिड्यूस होके सर 3.75% पे आके खड़े हो गए। तो एनआईएम्स का प्रेशर था। लास्ट क्वार्टर Q3 के एंड में स्ट्रीट होपफुल था कि ये ट्रेंड रिवर्स होगा Q4 में, वो हुआ नहीं। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कह रहे हो कि एनआईएम्स का ट्रेंड रिवर्स होता हुआ शायद नजर आए। ये
सेकेंड हाफ में होता हुआ नजर आएगा, या राइट फ्रॉम द वर्ड गो इस करंट क्वार्टर जहां पे आप खड़े हैं, हम Q1 यहां से एक्सपेक्ट करूं कि एनआईएम का ट्रेंड अरेस्ट हो गया है, रिवर्स होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये प्रेशर सबसे बड़ा पेन पॉकेट रहा है सीएसबी बैंक के लिए। एब्सोल्युटली एग्री। तो हम लोग का जो हुआ है, जो नीम का जो आया और नीचे आया, अभी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वो ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल अब देखिएगा, पूरा साल का हमारा 4.14% का नीम था लास्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इस साल में हम लोग का ओवरऑल 4% के आसपास रखेंगे नीम ओवरऑल। लेकिन वो जो 3.75 है, ये बॉटम आउट कर चुका है। इधर से अभी हम लोग 4 के उधर जाएंगे और अगला साल में सेकेंड हाफ में 4 के ऊपर भी जाएंगे। तो एवरेज हमारा 4 के आसपास रहेगा। यही हमारा जो प्लानिंग है वो है। उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बट हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू दे रहा है इसके ऊपर। इसी के चक्कर में हुआ क्या, रिटर्न ऑफ आरओएस के लिए आपने कहा था, रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए FY25 में हम सस्टेन करेंगे 1.5 से 1.8 के बीच में, आए उसके बीच में, लेकिन टुवर्ड्स द लोअर एंड मेरे ख्याल से 1.58 1.53 पूरे फाइनेंशियल ईयर का शायद आरओए रहा है। अब जब ट्रेजेक्ट्री होपफुली इंप्रूव हो रही होगी FY26 में, आरओए के फ्रेश टारगेट इसी बैंड के अपर एंड को चैनल कर रहे होंगे हम लोग, या कुछ और? देखिए, हम लोग जो बोला था कि 1.5 to 1.8 का बीच में रहेगा, वो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है फॉर टिल FY30। एंड उसी रेंज में हम लोग चलेंगे इस साल में। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन द एनआईआई साइड एंड इंटरेस्ट रेट साइड। सो ये अगला साल में होपफुली विल बी एबल टू इम्प्रूव इट लिटिल मोर देन वेयर वी आर। बट वो लोअर एंड में ही रहेगा, बिटवीन 1.5 to 1.6 का बीच में रहेगा। 1.8 तब होगा जब हमारा जो इंटर टेक ट्रांसफॉर्मेशन ESL में हम लोग कर रहा है, उसका जब रिजल्ट आना चालू होगा। क्योंकि हम लोग पूरा माइग्रेशन टेक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का जो जर्नी लिया है, अभी वो कंप्लीट हो जाएगा ESL में। उसके बाद हमारा ROA के ऊपर फोकस आएगा, क्योंकि कॉस्ट भी थोड़ा कम होते लगेगा, क्योंकि लॉट ऑफ कॉस्ट आर गोइंग इनटू दिस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। और ओवरऑल ग्रोथ जो है हमारा 30% जो ग्रोथ था लास्ट ईयर, हम लोग एटलीस्ट 25% का ग्रोथ रखेंगे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ROA 1.5 to 1.6 के बीच में हम लोग रख सकते हैं। 1.8 के जो टारगेट है वो 2027 2028 उस टाइम में हम लोग उस रेंज में आ जाएंगे। 2027 2028 में 1.8 तक आरओए पहुंचता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अपना SBS 2030 विजन था प्रलय सर, SBS यानी कि सस्टेन बिल्ड एंड स्केल, मार्च 2022 में आप लोगों ने लॉन्च करा, और फेज 1 जो है उसका FY26 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में शायद खत्म होने आ रहा होगा, जो आपका सस्टेन और बिल्ड का फेज था, वो जो प्रेजेंटेशन में मेंशन था, जिसमें मेरे ख्याल से आइडिया था कि अपने ऑपरेशंस पैन इंडिया ले जाएंगे हम लोग। सीएसबी बैंक अभी भी है तो लार्जली साउथ सेंट्रिक प्ले, आज भी केरला चाहे वो टोटल बिजनेस हो, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो, एक बड़ा रोल प्ले करता है, पर हम गुजरात दिल्ली जैसे मार्केट्स में खासे एक्टिव होना शुरू हुए हैं। क्या ब्रांच एक्सपेंशन का इस FY26 में प्लान है? क्या अब तक किस हद तक हम डिवर्सिफाई कर पाए अदर देन साउथ इंडिया? कितना धंधा एक्स ऑफ साउथ इंडिया आ पा रहा है? नहीं नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा क्या है कि अभी केरला में 33% ऑफ आवर ब्रांचेस आर इन केरला राइट नाउ, और लगभग 32% का बिजनेस केरला में है। तो हम लोग का पहले ये 50% के ऊपर होता था। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि केरला ग्रो नहीं कर रहा है, केरला भी ग्रो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। लेकिन बाकी ग्रोथ जो नॉर्थ में, वेस्ट में और बाकी साउथ में है, और थोड़ा बहुत ईस्ट में भी ग्रोथ चालू हो गया। तो हमारा पैन इंडिया का जो ट्रेजेक्टरी है वो अच्छा चल रहा है। और दूसरा है कि SBS 2030 को जब बोला, तो अभी बिल्ड फेज ये साल लास्ट है। ये जो FY26 है ये लास्ट फेज है। 27 ऑनवर्ड्स वी विल वर्क लाइक अ न्यू बैंक विथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल प्रोडक्ट सेगमेंट, सब कुछ, सर्विस, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग विल बी देयर। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमारा जो स्केल फेज है वो रियल जर्नी होगा बैंक का 27 ऑनवर्ड्स। तो हम लोग बहुत इसके ऊपर काम किया। होपफुली FY27 ऑनवर्ड्स आप एक नया बैंक देखेंगे, जिसमें ग्रोथ और डाइवर्सिफाइड ग्रोथ, नेशनल प्ले। बिकॉज हम लोग ब्रांच तो कर दिया नॉर्थ एंड वेस्ट में, लेकिन जब तक सब प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, लाइबिलिटी का फोकस नहीं लेके आ पाएंगे, फिर उसको लिवरेज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये साल हो जाएगा। तो इसके बाद it will be a completely, race to 2030 from a scale journey. We are all very confident of that.
चलिए, कोई सा भी फेज हो जर्नी का, आइडिया बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी का, होपिंग आप लोग ऑप्टिमिस्टिक होंगे, एक प्रॉफिटेबल एंटिटी और उसमें बढ़िया चैनलाइज करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इस फेज में वैसे आपका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव हमेशा रहा है कि गोल्ड लोन पे कंटिन्यू करेंगे, फोकस थ्रस्ट देंगे। इवन जब ये प्लान लेआउट हुआ था तब भी ये मेंशन था। पर अच्छा, बुक साइज तो बढ़िया बढ़ रहा है। मैं ऐसी टटोल रहा था, नंबर ऑफ अकाउंट्स जो थे गोल्ड लोन्स के वो रिड्यूस हो रहे हैं। इवन Q4 में डिसबर्समेंट जो थे सीक्वेंशियली वो अच्छे खासे रिड्यूस हुए, मेरे ख्याल से 9-10% के आसपास। तो ये क्या इंटेंस कंपटीशन है जिसके चलते ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ा, या कोई और रीजन है? आपने हाथ खींच रखे फॉर द टाइम बीइंग। नहीं, क्या हुआ है, गोल्ड लोन में एक रेगुलेटरी जो गाइडेंस आया था, जो 2 लाख के नीचे आप कोलेटरल नहीं ले सकता है। इसके लिए गोल्ड लोन का अभी फोकस चला गया 2 ये लाख तो के ऊपर, ड्राफ्ट क्योंकि 2 नॉर्म्स लाख थे ना? के कोलेटरल करना लेना मुश्किल है अभी। हाँ। तो गिवन दैट नंबर्स ऑब्वियसली हैपेंस एट अ लोअर एंड ऑफ द वैल्यू, तो इसलिए नंबर नीचे गया। लेकिन अब देखिए, गोल्ड लोन का ओवरऑल वैल्यू ऊपर चला गया, टिकट साइज बड़ा हो गया, और ओवरऑल ग्रोथ इज अराउंड 35%। तो गोल्ड लोन में ग्रोथ तो कम नहीं हुआ है। और डिसबर्समेंट में क्या है कि हम लोग गोल्ड लोन में थोड़ा लॉन्गर टर्म प्रोडक्ट भी हम लोग लॉन्च किया, इसलिए जो हर 6 महीने में 9 महीने में जो नया बिजनेस बुक होता था, वो अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म चला। क्योंकि अभी कस्टमर क्या करते हैं, वो क्लोज करके फिर ओपन कर देते हैं, वो उसको फ्रेश डिसबर्समेंट पकड़ते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट में चला गया, इसके लिए ऑप्टिकली डिसबर्समेंट कम दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 35% डोंट हैपन विदाउट द डिसबर्समेंट आल्सो, राइट? सो दैट्स द वे इट हैज हैपेंड। दो दिक्कतें थी जो शायद स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं आ रहा था, बस स्टॉक ऑलरेडी चला भी हुआ था, ये भी रीजन है। लेकिन एनआईआई जो इस बार गिरा, प्रलय सर कह रहे हैं वो इस समय का पेन पीरियड था FY26 में। चाहे एनआईआई के फ्रंट पे, एनआईएम्स के फ्रंट पे प्रेशर्स ईज ऑफ हो रहे होंगे, एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा होगा। प्रलय सर, एक क्विकली, समय तो खत्म हो गया है। फेयरफैक्स की 40% हिस्सेदारी है, अगला फेज नॉर्म्स का कहता है 20% पर लाना होगा प्रमोटर्स को। अभी के उसके लिए समय है ना? देखिए, जो रेगुलेटरी जो गाइडलाइन है अभी, वो है 15 साल में 26% को लाना। तो फेयरफैक्स इन्वेस्टर इन 2019 15 साल आएगा 2034 में। तो 2034 में एज पर रेगुलेशन 26% और नहीं तो 26% और नीचे लाना पड़ेगा। तो अभी तो कोई नहीं है, क्योंकि लास्ट साल ही वो लोग 49.72% से 40% में लेके आया। अभी तो नेक्स्ट 4-5 साल में तो ओके। कोई डाइल्यूशन दिखाई नहीं देता है। और जब तक वो समय आएगा तब तक आपकी SBS 2030 विजन CSB बैंक को पता नहीं कहाँ ले गई होगी। बढ़िया है। प्रोफेसर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक छोटा यू।